Assalamu alaikum. Today we will discuss about perception. Perception is the combination of sensation and memory. Perception जो है ये combination बनता है sensation का और memory का. Sensation क्या है ये हम already पढ़ चुके हैं. Sensation is the process through which the senses pick up visual, auditory and other sensory stimuli and transmit them to the brain. Sensory information that has registered in the brain but has not been interpreted called sensation. जितने भी इंफॉर्मेशन हम अपने इन्वायरमेंट से रिसीव कर रहे हैं, हम स्टिमुलाई अपने सेंसरी स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं और उनको ब्रेन में जब ट्रांसमिट किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम सेंसेशन कहते हैं. और जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन करना उसको हम सेंसेशन कहेंगे. लेकिन परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इससे डिफरेंट प्रोसीजर है. The process by which sensory information is actively organized and interpreted by the brain. जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव की है ब्रेन में, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद इंटरप्रेट करना, उसको परसेप्शन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रॉ सेंसरी डाटा इनटू यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो तमाम प्रोसीजर जिसमें आप इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं उस तमाम रॉ सेंसरी डाटा को और एक यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं. यूज़फुल एक दुनिया की जो पिक्चर है आपके माइंड में एक बनती है, उसको हम परसेप्शन कहते हैं. परसेप्चुअल प्रोसेस में अब 3 चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट क्या है? सिलेक्शन. आपने इन्वायरमेंट से स्टिमुलस को सेलेक्ट किया, फिर आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये सेकेंड प्रोसेस है. और थर्ड प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन. ठीक हो गया. फर्स्ट वन है सिलेक्शन. सिलेक्शन रेफर्स टू चूजिंग विच ऑफ मैनी स्टिमुलाई दैट विल बी प्रोसेस्ड. वो तमाम स्टिमुलाई जिसमें से बहुत सारे स्टिमुलाई आपके पास हैं, आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है, लेकिन आप उसमें से कोई एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को सेलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो. वी जस्ट पिक अप दैट स्पेसिफिक स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट. फिर उस स्टिमुलस को जो आप किस तरह से स्टिमुलस को सेलेक्ट कर रहे हो, जिस पे आप अटेंशन पे करोगे. जैसे ही जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जैसे ही उस पर अटेंशन पे करते हो, इट मीन्स यू आर सेलेक्टिंग दैट स्टिमुलस फ्रॉम इन्वायरमेंट. आपने उसको सेलेक्ट किया. फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन. आपने सिलेक्शन के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सम पैटर्न. उसको फिर आप हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं. इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न. अब वो जो पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करना है. और इस तरह से इन तमाम प्रोसीजर से गुजरते हुए, इन तमाम प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए हमारे पास एट द एंड परसेप्शन होती है. पूरे इन्वायरमेंट को आप परसीव कर पाते हो या उस फिनोमेना को, उस स्टिमुलस को हम परसीव कर लेते हैं. तो परसेप्शन मीन्स टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, इवेंट्स एंड क्वालिटीज़ दैट स्टिमुलेट सेंसरी ऑर्गन्स एंड फाइंड रिलेशंस बिटवीन दैम. हम अपने इन्वायरमेंट से अवेयरनेस, हमारे इवेंट्स जो हैं उनको समझना, हमारे स्टिमुलेट्स जिस तरह से ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने उस इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं. मॉर्गन डिफाइन करते हैं परसेप्शन को. परसेप्शन मीन्स रिकग्निशन, डिफ्रेंशिएशन, ऑब्जर्वेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मीनिंग ऑफ थिंग्स. तमाम जो भी स्टिमुलस है उसको रिकग्नाइज करना, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करें और फिर उसके कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग्स को समझना जो है उसको हम परसेप्शन कहते हैं. विदाउट सेंसेशन परसेप्शन नहीं हो सकती. इसके लिए ज़रूरी है कि परसेप्शन होने से पहले हमारे पास सेंसेशन मौजूद हो या प्रीवियस नॉलेज हमारे पास मौजूद हो, हमारे पास मेमोरीज़ मौजूद हों जो हमने अपने प्रीवियसली उसको एक्सपीरियंस किया था, तो उसी की बेस पे फिर हमारी परसेप्शन होती है. So by this process we give meaning to our environment by organizing and interpreting sensory information. People perceive differently by looking at the same thing. हर पर्सन अपने पोजीशन और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी मेमोरीज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को परसीव करता है. हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंटली परसीव करता है क्योंकि उनकी मेमोरीज डिफरेंट हैं, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, उनकी पोजीशंस डिफरेंट हैं, उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, उनकी लोकेशन डिफरेंट है. सो सेंसरी इन्फॉर्मेशन में ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन जो है ये इंडिविजुअली होगी. हर पर्सन जो है अपने अकॉर्डिंग करेगा और अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में उस ऑब्जेक्ट और इवेंट को परसीव करेगा. परसेप्शन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. ये एक एक्टिव और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि हमारे अवेयरनेस में, हमारे कॉन्शियसनेस में ये होता है. इस परसेप्शन का प्रोसीजर जो है सेंसेशन के साथ साथ चल रहा है, साइड बाय साइड ये होगा. गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया था और उन्होंने ही इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाए हैं, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो हम फर्दर स्टडी करेंगे.
गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्ट्रेस करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होल है वो हमेशा ग्रेटर होगा. द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. द होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ होल आप अगर पढ़ते हो, अगर स्टडी करते हो, तो एज उसका होल जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा देन इट्स पार्ट्स. अगर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पार्ट्स में स्टडी करते हैं तो वो हमेशा कम होंगे पार्ट्स, लेकिन उसको एज अ होल जब आप पढ़ते हो तो वो हमेशा ज़्यादा होता है. इसी तरह से मेंटल प्रोसेसेस और हमारे माइंड की भी एग्जांपल है कि अगर हम माइंड को एज अ होल स्टडी करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर इम्पैक्ट देगा, उसकी स्टडी हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इफ़ वी डिवाइड इट इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स. हम अगर अपने माइंड को एलिमेंट्स या पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो वो उसका इतनी ज़्यादा और ग्रेटर स्टडी नहीं होगी. एट द एंड आपको इंटरलिंक करना होगा तमाम एलिमेंट्स को. तो होल को स्टडी करना जो है वो हमेशा ज़्यादा है, होल हमेशा ग्रेटर होता है. So, Gestalt is a school of thought that laid emphasis on studying things and factors as a whole. Gestalt is a German word which means shape or form. Gestalt जो है इसका मतलब है shape या form. किसी भी चीज़ को एज अ होल जब हम देखते हैं, उसकी पूरी शेप को हम परसीव करते हैं, उसको हम गेस्टॉल्ट कहते हैं. जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने ये स्कूल ऑफ थॉट शुरू किया था और जो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे उनमें कोफका हैं, वुल्फगैंग कोहलर हैं एंड मैक्स वर्दहेमर हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन थिंग्स एज अ होल, not in parts. They said that we perceive things as a whole, not as a part. जितनी भी स्टिमुलस हैं उनको हमारा ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली एज अ होल परसीव करता है. कभी भी उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करके या उनको उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके नहीं देखते, बल्कि एज अ होल करके हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं. परसेप्शन के दौरान जब कोई भी स्टिमुलस रिसीव होता है तो उसको ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको एज अ होल ही परसीव किया जाता है. तो फर्स्ट लॉ है फिगर एंड ग्राउंड फिनोमिना. हाँ, हम अपने इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो वाली चीज़ें जिन पे हमारा मेन फोकस होता है, जो हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं, जो हमारे अवेयरनेस का हिस्सा हैं, दैट थिंग्स बिकम द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. हमारा उन पर फोकस हो रहा है तो वो चीज़, वो स्टिमुलाई जिस पे हमारा फोकस है, जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हमारी अवेयरनेस में है, जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है, वो चीज़ हमेशा हमारे उसको हम फिगर बोलेंगे. और वो चीज़ जो कि बैकग्राउंड में है, जो इन्वायरमेंट का हिस्सा तो है लेकिन वो हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं है या हमारे फोकस का वो हिस्सा नहीं है, वो बैकग्राउंड होगा या ग्राउंड होगा. तो फिगर एंड ग्राउंड फिनोमिना क्या होगा? द थिंग दैट इज़ क्लियर इन द एनवायरमेंट इज़ कॉल्ड फिगर, and the things which are not clear or unclear or vague, indistinct and unimportant are referred to as ground. Ground जो है ये फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, जबकि फिगर जो है ये सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है. सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमारा मेन फोकस, हमारा वो चीज़ जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, दैट बिकम्स द फिगर एंड रेस्ट ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन बिकम्स पार्ट ऑफ ग्राउंड. नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी. Proximity means nearness. The stimuli that are proximate to each other in the external environment and have common characteristics are formed into separate groups during perception. They are all perceived as belonging to one unit. Diagram में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 लाइंस हैं और इन 7 लाइंस को हम 2 पेयर्स में परसीव कर रहे हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है, प्रॉक्सिमेट है, करीब करीब हैं, इसलिए हम इनको ग्रुप में परसीव करते हैं. हम सेपरेटली इन 7 लाइंस को एक एक लाइन में परसीव नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको एज अ ग्रुप परसीव कर रहे हैं, एज अ होल हम इसको परसीव कर रहे हैं. थर्ड वन इज सिमिलैरिटी. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? व्हेन stimuli in the external environment are grouped together on the basis of similarity, it is called law of similarity. इन्वायरमेंट में जो चीज़ें एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी, जिनके करेक्टरिस्टिक्स सेम लगेंगे, जिनकी शेप्स सिमिलर होंगी, उनको हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में परसीव करता है. जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो, सर्कल्स मेक अ सेपरेट सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू सिमिलैरिटी. यहाँ पर सर्कल्स भी हैं और स्क्वायर्स भी हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो सर्कल्स को सेपरेट परसीव कर रहा है और जो स्क्वायर्स हैं उनको हम सेपरेटली परसीव करते हैं. नंबर 4 इज़ गुड फॉर्म. गुड फॉर्म ये कहता है कि हमारा ब्रेन जब भी इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलस परसीव करता है उसको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, और हमारा माइंड, हमारा ब्रेन उसको प्रॉपरली एक गुड शेप में परसीव करता है.
We perceive a good shape on the basis of the characteristics of stimuli so that we have clearer perception. डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइंस हैं इनको हम 2 स्क्वेयर्स में परसीव करेंगे बिकॉज दीज 2 स्क्वेयर्स मेक अ गुड फॉर्म. ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रहे हैं इसलिए हम इनको एक अच्छी फॉर्म में ही परसीव करेंगे. फिफ्थ वन इज़ गुड कॉन्टिन्यूएशन. सिमिलर नेचर और डायरेक्शन की बेस पे जो है हमारा ब्रेन वी ऑर्गेनाइज स्टिमुलस इनटू ग्राउंड एंड फिगर. आप एक गुड कॉन्टिन्यूएशन में उसको परसीव करते हो. जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट्स हैं लेकिन वो डॉट्स क्योंकि उनमें आप डायरेक्शन आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको एक प्रॉपर शेप में ले आएगा. एक कॉन्टीन्यूस शेप में हमें ए बी एक लाइन नज़र आ रही है और सी और डी एक लाइन नज़र आएगी. हालांकि ये डॉट्स हैं ये एक कॉन्टीन्यूटी में नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको कॉन्टीन्यूएशन में ही परसीव करेंगे. इसी तरह से दूसरी डायग्राम में एक वेव फॉर्म में है और एक जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है लेकिन हम उसको सी डी और ए बी परसीव करेंगे. हम कभी भी ए और डी और सी और बी को परसीव नहीं करेंगे क्योंकि वो आपस में सिमिलर हैं, उनकी नेचर सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम ऑटोमेटिकली उनको एक गुड कॉन्टिन्यूएशन में एक गुड फॉर्म में परसीव कर रहे हैं. सिक्स वन इज़ क्लोजर. हमारे ब्रेन में ये एबिलिटी है कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन फिल कर लेता है. जितने भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको फिलअप करके एक पूरी प्रॉपर शेप में उसको परसीव करता है. उस नॉलेज को कंप्लीट करके हमारा ब्रेन उसको परसीव करता है. जिस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हैं सर्कल है और ये सर्कल कम्प्लीटली सर्कल नहीं है लेकिन हमारा ब्रेन उसको एक सर्कल में परसीव कर रहा है. इसी तरह से दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कुछ डॉट्स हैं और कुछ स्पॉट्स हैं लेकिन उन स्पॉट्स को अगर आप देखें तो वो एक डॉग की शेप में परसीव हो रहा है. तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट फिगर्स जो हैं वो एज अ कम्प्लीट फिगर परसीव होती हैं. हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन गैप्स को फिल कर देता है. इसको हम लॉ ऑफ क्लोजर कहते हैं. नाउ सेवंथ वन इज़ कॉमन फेट. व्हेन अ फ्यू स्टिमुलाई आर मूविंग टुगेदर इन अ सेम डायरेक्शन दे आर परसीव्ड एज अ ग्रुप. जब कुछ स्टिमुलस सेम डायरेक्शन में सेम मूवमेंट्स करते हैं तो उनको हमारा ब्रेन एक ग्रुप में परसीव करता है. जिस तरह से पीपल हु आर डांसिंग आर व्यूड एज अ सेपरेट ग्रुप इन परसेप्शन. जब सेम मूवमेंट होगी सेम तरीके से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे कुछ लोग तो वो हम एज अ ग्रुप परसीव करेंगे. एट्थ वन इज़ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट या लोकेशन जो है ये भी परसेप्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. समटाइम्स द सेम थिंग्स डू नॉट अपीयर द सेम बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. जब हमारा इन्वायरमेंट हमारा कॉन्टेक्स्ट हमारी लोकेशन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज आपको नज़र आएंगी, उसकी परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाएगी. जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल को अगर हम फर्स्ट फिगर में देखें तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ही परसीव होगी. लेकिन अगर आप इसको ज्वेलरी में रखें तो ये जो ट्रायंगल है इट इज़ परसीव्ड एज अ डायमंड. तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट या लोकेशन की बेस पे है. जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाती है. ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन उसकी परसेप्शन दोनों कॉन्टेक्स्ट की वजह से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की वजह से चेंज हो जाती है. नाइन्थ एंड लास्ट वन इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हर इंडिविजुअल जो है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है. तो इसी तरह से वो ऑब्जेक्ट्स की परसेप्शन जो है उनकी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट होगी. हर इंडिविजुअल जो है वो एक ही स्टिमुलस को एक ही ऑब्जेक्ट को अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं और उसी तरह से उनकी परसेप्शन होती है. फॉर इंस्टेंस इफ़ 3 स्टूडेंट्स have obtained the same marks their reaction will be different. जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसका रिएक्शन और एक एवरेज स्टूडेंट का रिएक्शन और एक डल स्टूडेंट का रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल अगर तीनों बच्चों ने 60 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100 तो यहाँ पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसका रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होगा और जो एवरेज स्टूडेंट है उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा और जो डल स्टूडेंट है उसका रिएक्शन बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा कि वो बहुत मुश्किल से वो पास होता था लेकिन अब यहाँ पे उसके 60 मार्क्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि वो फेल होने से बचा है और उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं. तो तीनों बच्चों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट है. सेम स्टिमुलस है सेम इन्फॉर्मेशन है लेकिन तीनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होने की वजह से उस स्टिमुलस की जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. हमारा ब्रेन जो है हर वक्त इन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज को फॉलो कर रहा होता है लेकिन हमें इस बात की अवेयरनेस नहीं होती. नेक्स्ट टाइम आप जब भी देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप कौन से लॉ को कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं और अब से आपको अपने इन्वायरमेंट की मज़ीद बेहतर अवेयरनेस होगी.